मैं जी कि कोई भी कस्टमर नहीं तैयार होगा। ये साल 1.5 साल का प्रोसेस तो तब है जब सामने वाला बंदा चुपचाप बैठा रहे, जी अपने खिलाफ में उठाए कि इस कदम के एवज में कोई कानूनी वो ना करे। मैं जी अपने प्रोडक्शन है मैं तब की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल प्रोसेस चले तब की बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ एक्सट्रेडिशन होता है, अगर वो कहीं किसी जगह जा करके नॉर्मल तरीके से छिपा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री में जाकर वहाँ बिजनेस कर रहा है, वहाँ का बिजनेसमैन है, तो वहाँ के भी 10 क्लॉज होते हैं ना। जी हो सकता है कि मैं अगर कहीं पे बिजनेस कर रहा हूँ इस कंट्री में, हो सकता है कि मेरे ऊपर जो कारोबार है या जो मेरे ऑफिसेज हैं या जो मेरे काम है, हो सकता है कि वो ज्यादा बड़ी लाइबिलिटी इसके कि जिस हम्म बिजनेस इसके जिस कंट्री में काम कर रहा हूँ। जी आपके पास लाइबिलिटी खड़ी होगी मेरे खैर तब बात करेंगे ना कि हाँ 30 करोड़ है, 50 करोड़, 70। मेरे पास कोई आएगा तो मैं बोलूंगा बोलो भाई कितना देना, मैं दे रहा हूँ, खत्म करो बात को। हम्म अगर पहला जवाब तो मेरा यही होगा ना। ऐसा नहीं होता कि कोई वहां से उड़कर जहाज से आएगा पकड़ के लेके चला जाएगा। जी नोटिस आती है, बाकायदा नोटिस सर्व की जाएगी, बुलाया जाएगा एम्बेसी में, तो मेरा जवाब देने का राइट होता है कि ठीक है भाई साहब, आपने जो किया है प्रोसेस किस लिए किया है। फाइनेंशियल है ना क्राइम, तो हम्म फाइनेंशियल क्राइम में क्लेम क्या है हमें बताइए। क्लेम 30 करोड़ है, 40 करोड़ है, 50 करोड़ है, ठीक है कोई बात नहीं। 100, ठीक है साहब 500 करोड़ का तो मेरा यहाँ एसेट पड़ा हुआ है, मैं इसको छोड़ चला जाता हूँ तो यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के को कम से कम कुछ 500 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। जी बहुत सी चीजें हैं लीगल ऐसी हैं जिसके बारे में भी लोग नहीं जानते, खाली फिल्मी हवाई उड़ाते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये बात नहीं कहने जा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर मुझे रास्ता मिलता है, मुझे रास्ता दिया जाता है और ये आवश्यक हो जाता है कि मेरा वहां आना जरूरी है, तो जी मैं अपने कारोबार की पावर यहाँ किसी को दे करके मैं खुद आऊंगा। 2 4 6 महीना जो टाइम लगेगा लग करके लाइबिलिटी उतारने के बाद ही वापस आऊंगा। जी लीगल राइट में इस्तेमाल करूंगा। ये सब फिल्मी तरीका बना रखा है लोगों ने। इन बेवकूफों को पता है नहीं लॉ के बारे में। चलते हैं लॉ की बात करने के लिए, जरा पूछ तो लिया जाए ना किसी वकील से जो वहां पे एक्सट्रेडिशन की बात उठाते हैं, उनसे पूछ तो लिया इसके प्रोसेस क्या क्या है। ये बता नहीं पाएंगे क्या प्रोसेस है, कितना समय लगेगा, और इसके बाद जिसके खिलाफ में होता है उसका लीगल राइट क्या है। कर तो रहे, हमें बताइए। डायरेक्ट डायरेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है ऐसे न जाने कितने लोगों के खिलाफ में। वो दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं कई हजार करोड़ रुपए का गबन लेकर के, जहाँ पब्लिक का मैटर नहीं, कोई अपोज वाला है नहीं, गवर्नमेंट ने कह दिया, बैंक ने कह दिया और वो लेकर पैसा भागे, प्रूवन है। तो वो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमारी जो कहीं से कमजोर है, और ऐसा भी नहीं है कि वो कर नहीं रहे कोशिश, लेकिन सामने वाले पास अपने भी लीगल राइट्स है। जी सामने वाले के पास अपना भी खुद का वो बनता है। अभी जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा गया था मेहुल चौकसी के साथ में, ये किसी दूसरी कंट्री के अंदर अरेस्ट हुआ था, बड़ा न्यूज में चल गया कि बस अब इसको इंडिया ला लेंगे। 24 घंटे के अंदर वहां से छूट कर अपने कंट्री चला गया। ये यहाँ का था। क्यों? क्या सारे लोग वहाँ इंडिया के लोग बैठे हुए हैं? क्या सारे लोग सिटिंग कर लिए उसने? फॉरेन कंट्रियों में, खासकर की यूरोपियन कंट्रियां बाई लॉ चलती हैं। जी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई, अगर आप देख लें तकरीबन 4 5 महीने पहले की बात है, उसकी गिरफ्तारी हुई दूसरी कंट्री के अंदर। 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब ये था कि अब वहां से इंडिया लाया जाएगा। वो 24 घंटे के अंदर अंदर बंदा अपनी कंट्री पहुंचे जहां से रहने वाला था, बेल लेकर के खत्म। तो ये सारी चीजें अफवाहों में जाकर के लोगों ने इतना वो बना दिया है कि कस्टमर 1.5 साल 2 साल बैठा रह जाएगा, कोई लाइबिलिटी पूरी नहीं होगी। सर, कस्टमर लेकिन ना तो अगर बैठेगा ना बैठा रहेगा। अब हमको लोगों को उम्मीद ये है कि आप जो है कोर्ट खुले, आप लायर करें, और हम कोर्ट से खुद रास्ता मांग रहे हैं। हमें रास्ता दिया जाए, और लड़ाई जो लड़ रही है, चाहे वो मतलब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो रिट पिटीशन पड़ी है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वो जांच का मुद्दा है, नहीं उससे नहीं हमें शशि मैम, मतलब जी। एक जी सर। एक मिनट, सॉरी कट कर रहे हैं आपको। अब जांच एजेंसियों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मैं खुद बात कर रहा हूँ ना। अब हाँ, जब अब आप मैं खुद बात कर रहे हैं खुद तो कोई समस्या ही नहीं है। जांच एजेंसी आपसे अपना तालमेल बैठाए, आपसे बात करें। सवाल करें ना। अब हम्म देखिए अब तक क्या मामला था, मामला इसलिए था कि जांच से डाटी से पड़ी वो रिपोर्ट नहीं दे पा रहे थे ना। अब जी मैं एक एक आदमी के पोल खोलते एविडेंस साथ दूंगा, जी मैं डालूंगा। मैं भी सारे जितनी एजेंसीज हैं ना, उस एजेंसी जितने हायर अथॉरिटी सबको मैं मेल करूंगा, जी और मेल करके मैं सबको बोलूंगा कि आई एम रेडी, कि मेरी लाइबिलिटी क्या मुझे बताई जाए और सपोर्ट के लिए। और मैं इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या जितनी है ना सबकी ईमेल आईडी सीसी करूंगा मैं। जी जिन जिन डिपार्टमेंट्स में ये केस गया है, हर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से लेकर के हर लेवल के ऑफिसर तक मैं मेल करूंगा। मुझे नहीं पता था कि ये चीज हुई है, आज जब ये पता चला मुझे ना, तो ये तो मुझे इस बंदे ने कानूनी रास्ता दे दिया उठाकर, श्रीवास्तव ने। ये जाकर कोर्ट में जब ये बोला है कि किसी उनसे लेडी से बात होती है और ऐसा, और जब कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर ये बात करती हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति बात कर सकता है, तो एजेंसी क्यों नहीं बात कर सकती है? तो मैं तो खुद ही इसी के बिहाफ पर बोलूंगा इस चीज को। जी
कि साहब आप हमसे बात करें, हम रास्ता देने तैयार बैठे हुए हैं, और बाकी इसके बाद आप लोगों का प्रयास जो है वो, और साथ ही साथ में मैं कस्टमर का मॉब लेकर के जब मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा कि हाँ ये कस्टमर्स हैं, इनसे पूछा जाओ एक चीज, और हर किसी को बता दीजिए जो अपनी रजिस्ट्री कराए उसको बता दीजिए कि मुझे ये खुद ये पावर मुझे नहीं पता था, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलो, रिकॉर्ड में जाएगा इसलिए और अच्छा रहेगा। ये पूरी जांच जो तीन की तीनों एजेंसी कर रही हैं, एक स्टेट एजेंसी है EOW, एक सेंट्रल एजेंसी है ED, और एक सेंट्रल एजेंसी SFIU। SFIU गवर्न करती है MCA से, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। ये दोनों एजेंसी जो EOW है वो और जो ED है ये दोनों का जांच का दायरा सीमित है। ED जांच करेगी सिर्फ और सिर्फ PMLA के ऊपर, जो हमारा जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके उस पर करेगी। उसके बाद ED को इस बात से नहीं मतलब है किसी तरह से कि किसने पैसा लिया, किसने पैसा देना है और कंपनी क्या कहना चाहती है। ED को इससे कोई मतलब नहीं है। ED को सिर्फ मतलब इस बात से है कि साहब ये पूरा हमने जांच कर दिया, इतने पैसे की गर्म वो हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब पैसा मैंने उससे लिया, मतलब आपसे लेकर जमीन दी है कि नहीं दी है उन्हें इससे मतलब नहीं है, मैंने किसी पैसा दिया है उससे मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ मतलब इस बात से मैंने अगर पैसा लिया तो पैसा किया क्या मैंने, वो जांच में लाके दे देंगे सामने कि भाई ये देखिए ये पैसा हमने पाया है और इतने पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उपयोग हुआ, जो भी हुआ है वो उसी के तालमेल बैठा रहे हैं वो कि ये पैसा लिया गया अमिताभ श्रीवास्तव से, अमिताभ श्रीवास्तव ने जमीन खरीदी, जमीन खरीद के मीरा श्रीवास्तव नाम किया, वो वही बना रहे हैं वो पूरी तरीके से। और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो जाकर के सीजर कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज को, तो वो दिखा देंगे कि देखिए हमने ये पाया 30-35 करोड़ रुपए के ऊपर का फंड का इन्होंने दुरुपयोग किया है, बाकी सब क्लियर है। अब बच जाती है बारी इसकी EOW को। EOW का ये है सीधा जांच का दायरा कि कितनी जमीन खरीदी गई है, कितना पैसा लिया गया है, इस खरीदारी में पैसे में कहीं वायलेशन तो नहीं है, किसी प्रकार से जो है लेनी देनी का वो तो नहीं गया है। ये इकोनॉमिक विंग वो है, मतलब EOW का ऑफेंसिव विंग है कि यानी हमने पैसे से कोई ऐसा, यानी पैसे की लेनी देनी हमने कोई गलती तो नहीं करी है कि हमने गलत तरीके से पैसा लिया है, हमने कहीं ऐसा तरीके से क्रिप्टो से पैसा लिया है, किसी और अदर पैसा लिया है पैसे को। EOW का वो जांच का दायरा होता है। EOW को भी इस बात से कतई मतलब नहीं है कि आपका पैसा हम कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे। EOW सिर्फ ये दिखाएगी कि हाँ इन्होंने इतना पैसा लिया है, जमीन में डाला है, ये पैसा इनका यहाँ पड़ा हुआ है, ये पैसा इन्होंने गलत तरीके से, पैसा सही तरीके से लिया, इसलिए EOW अभी तक कोई जांच नहीं लगा पा रही है। आखिरी जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट आएगी सेंट्रल एजेंसी SFIU से, जो MCA गवर्न करती है, क्योंकि फाइनली जा करके वो पूरा का पूरा वही निकालेंगे कि इस पूरे पैसे के लेने देने में कहाँ कहाँ पर ब्रीच ऑफ लॉ है और कहाँ कहाँ पर इस पैसे का वो किया गया दुरुपयोग, ये रिपोर्ट वही लगाएंगे, वही इस चीज को करेंगे पाएंगे। यहाँ पर लाख लोग चिल्ला लें कि हाँ ये लंदन चले गए, वहां चले गए, एजेंसी के पास जब डेटा आएगा डेटा तभी वो करेंगे। तो ये अब मान के चलिए कि पूरी तरीके से हर एक कस्टमर को अब ये कमर कस लेना चाहिए कि अब तक इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी इनकी, वो पूरी तरह से इनको बरगलाया गया कस्टमर्स को, किसी ने किसी कस्टमर के भले की लड़ाई नहीं लड़ी है। और अब जो है 2-3 कदम है। पहला कदम तो मैं आप सभी लोग यही कहूंगा कि कल से मैं सभी एजेंसी के जो भी अधिकारी हैं जांच के, मैं उन्हें डायरेक्ट खुद फोन करूंगा, मैं खुद बात करूंगा उनसे। इसके साथ ही साथ मैं सभी एजेंसी के जितने भी अधिकारी हैं टॉप से लेकर के नीचे तक के सबको मैं मेल भी करूंगा। उस मेल में मैं लोगों को ये पूरी चीजें बता करके कि हाँ मैं आपका सहयोग करना चाहता हूँ, आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको बयान दूं जैसे विचार, इवन मैं अपने वापसी तक की बात करूंगा मैं कि मैं कैसे आना है। तो हमें भी तो अपनी बात रखनी ना, भागे थोड़ी थे हम वहां से, हम तो चल करके आए थे। हम इन बेवकूफों को ये नहीं पता सारे लोगों को कि मेरी जो टिकट थी, अगर मेरा निकालेंगे नेपाल टूर का, तो मेरी टिकट दुबई से थी 5 तारीख की दिल्ली की, और मेरा स्टेइंग दिल्ली में रहा है होटल ताज में। 7 तारीख से को दिल्ली से मेरी टिकट थी नेपाल की, और मैं 7 को नेपाल गया हूँ, यानी मैं दुबई से इंडिया ही आया हूँ, ये भागा ही नहीं, मैं इंडिया ही आया हूँ। इंडिया से फिर मैं नेपाल गया हूँ, और नेपाल से मेरी टिकट जो थी वो थी जिस दिन प्रोग्राम मेरा खत्म था 10 तारीख, 11 तारीख मेरी टिकट थी फिर से दिल्ली की। मेरे ट्रेवल हिस्ट्री मिलेगी ये कि मेरी टिकट दिल्ली की थी और मेरा दिल्ली का होटल बुक था कि मैं वहां से 11 तारीख को दिल्ली आने वाला था, 12 तारीख को दिल्ली रुकता और 13 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी दुबई के लिए, क्योंकि 19 मई को दुबई के अंदर कंपनी का एक बड़ा फंक्शन था और हम उसकी तैयारी कर रहे थे, ऑफिस से काम लगा हुआ था। तो जो आदमी 7 मई को इंडिया से उड़ा हो नेपाल के लिए और उसकी टिकट हो कि 11 तारीख को वो रहेगा दिल्ली में, 12 को रहेगा दिल्ली में, 13 तारीख को दिल्ली से आएगा, वो आदमी नेपाल में जाकर अगर किसी वजह से अरेस्ट हो जाता है तो 42 दिन में इतना बड़ा क्रिमिनल हो गया कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद लेकर छोड़कर भागना पड़ा हिंदुस्तान।
मेरे तो बाएं हाथ का काम है कि साहब आप पहले बता दो कि अगर मैं इतना बड़ा क्रिमिनल था तो 7 तारीख को मैं इंडिया में था, एयरपोर्ट क्रॉस करके मैं आया हूँ। जी इंटरनेशनल फ्लाइट से एयरपोर्ट क्रॉस, यहाँ पे पासपोर्ट रख करके चेक किया जाता है। अगर मैं होता तो निकल करके आता उसमें। जी और मेरी जो है 13 तारीख की टिकट फिर से दिल्ली से थी। अगर मैं भगोड़ा होता, क्रिमिनल होता, तो मैं टिकट इंडिया से क्यों लेता पूरी अपनी। और उसी पासपोर्ट पर, जिस पासपोर्ट पर मैं दुबई से ट्रेवल करके इंडिया होते नेपाल पहुंचा हूँ, उसी पासपोर्ट में वापस गया हूँ मैं। जरा पूछे तो मुझसे एजेंसी, देखिए मैं जवाब देता हूँ उनको और चेक कराता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मेरी स्टोरी तो मैं ही जानता हूँ, सब थोड़ी जानते हैं। मैं पूरा डेटा निकाल के दे दूंगा उठा करके, और ये लोग जवाब देते रह जाएंगे कि इन्होंने किस आधार पर एजेंसीज के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया है। अगर इसको कायदे से मैंने साबित करना शुरू कर दिया ना, ये जेल के अंदर होंगे सारे लोग जिन्होंने आरोप लगाया ये। क्योंकि आप शायद समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन अधिकारी समझेंगे इस बात को कि जो आदमी 7 तारीख को हिंदुस्तान में है, सॉरी 5 को पहुंचता है हिंदुस्तान, 5 को हिंदुस्तान में, 6 को हिंदुस्तान में, 7 को हिंदुस्तान के एयरपोर्ट से फ्लाई करता है वो, और जाता है नेपाल जाता है। और 11 तारीख के जिस बंदे की लैंडिंग फिर से होनी थी, नहीं हो पाई नेपाल कांड की वजह से, 11 को हिंदुस्तान रहता, मैं 12 को हिंदुस्तान, 13 तारीख को मेरी वहां से वापसी थी फ्लाइट की। वो आदमी 42 दिन जेल में रहते कैसे इतना बड़ा क्रिमिनल हो गया कि दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया और उस पासपोर्ट से दुबई से बाहर निकल गया। क्योंकि अभी तक कोर्ट में ये बात रखी नहीं जा रही है, और जब ये बात रखी जाए, और ये बात मैं ही रख सकता हूँ, इसके लिए मैं आऊंगा। क्योंकि जानते हैं, इन सब लोगों की जिंदगी नरक बनाने के लिए मेरा आना जरूरी है। जिन लोगों ने ये स्टोरी बनाई है ना, इनकी जिंदगी को नरक बनाने के लिए जो कोर्ट में खींच के मैं इनसे वो करवाऊंगा, कि जिन लोगों ने अभी तक अफवाहें उड़ाई ना, कि ये साबित करने के लिए कि हाँ जो आरोप मुझ पे लगा है उससे तो मुझे लड़ना पड़ेगा ना मुकदमा। बिल्कुल, ये तो जो मेरा जो आना आरोप जरूरी आप पे लगा है, आरोप लगा है, उसको लड़ने के लिए आपको आना मतलब आपको ही बात करनी, तो आपका आना भी आवश्यक है। हाँ, मैं बोला ना, मैं एजेंसी से खुद बात करूंगा ना, मैं बोलूंगा एक एक आरोप का, एक एक बात की मैं सच्चाई सामने ला करके मैं करूंगा। और ये लाख वीडियो, लाख पेपर, लाख अखबार कटिंग, लाख रसीद, लाख दिखा दें, एजेंसी के लिए अगर ये कारगर होता तो अब तक एजेंसी इसको लगा के रिपोर्ट लगा देती कि लीजिए मिलॉर्ड देखिए इन्होंने इतनी रसीदें बांट रखी, इन्होंने इतना। क्यों नहीं लगा दी एजेंसी ने अब तक कोई रिपोर्ट? एक तो लगा देती रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई भी सीआरएम है, कोई भी वेबसाइट है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी कोई भी वैलिडिटी स्टैंड नहीं करती है कोर्ट के अंदर कि हाँ ये वैलिड है, तब तक जब तक कि सामने वाली पार्टी एतराज ना करे। जी। और हम एतराज नहीं कर रहे हैं, हम तो शक में डाल रहे भाई हमारा सीआरएम न जाने कितनी बार हैक हो चुका है, न जाने कितने लोग हमारे सीआरएम बैठा कर, कितने स्टाफ बैठे, लोग घूस दे करके जो है गलत वो करा लेते थे, रजिस्ट्रियां करा लेते थे। लोग घूस दे करके, कई प्लॉट कैंसिल होता था, पे आउट की रिकवरी लगती थी, लोग रिकवरी हटा लेते थे। लोग घूस दे करके डबल चेक बनवा लेते थे। तो जब वो गलत हो सकता है हमारे साथ, तो लोग और क्यों नहीं गलत कर सकते हैं? चलिए खैर, 2-3 मतलब मैसेज। आप बोलिए कुछ कह रही। सीआरएम का मैटर खत्म है। जो जी भी मैम, जो भी मैटर तो जांच का दायरा होगा, नहीं वो बात नहीं है। जांच जो है, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे अब, और कोर्ट डेफिनेटली जाएंगे तो कोर्ट में सीधी सी बात है कि कोर्ट आपको बुलाए, प्रेसिडेंट लोग को बुलाए, एसोसिएट को बुलाए, और अपनी बात करे, हम लोगों को रास्ता दे। रास्ता हमें चाहिए, दैट्स ऑल, बस। दैट्स ऑल। ये एंड ऑफ द डे फाइनल चीज यही, बातचीत का पूरा कैलकुलेशन यही है। मैं जी इसमें जो कचरा लोगों ने डाला है ना, मैं उसकी आवाज में कह रहा हूँ। हाँ, देखिए मैं वो इसको पूरा गलत है, वो गलत है। सीधा, जी जहां पे एक सीधा रास्ता है। आज हमारी एक हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा नाम आप ले सकती हैं सर से, हम्म एसोसिएट से ही बात हुई है, गौरव। तो हम्म उन्होंने रेट में है वो, तो उन्होंने हमसे हम्म कहा कि, और हम्म उनका लायर का नाम भी बताया, उनकी मतलब रेट लड़ रहे हैं वो। तो हमने कहा ये जी, बताइए, क्या मनोज मिश्रा। हाँ, आपके लायर ने ये बात डाली, आज तक कही कि हमें रास्ता दिया जाए? तो कह रहे हैं नहीं। हमने कहा भाई क्यों नहीं कही? हमारी आपने हमारी सिर्फ मांग जो अब है, हम खुद कोर्ट में खड़े हैं, और हम खड़े होंगे, और हम खुद कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, हम जो भी लड़ाइयां ये लोग लड़ रहे हैं, ये इनका मैटर है, हमारा मैटर है, हमें रास्ता दिया जाए। और जो भी लड़ाइयां अभी तक, जो बातें जिसके लिए कही गई हैं, उस क्रम में हर आदमी अपने आप को जो है अपने सम्मान के लिए लड़ेगा एंड तक। और आपको लड़ना चाहिए सर, अपने सम्मान के लिए। आपने
आपने एसोसिएट का खाली एक नाम लिया, जी, गौरव नाम का हमारे यहाँ पर कम से कम 10-20 लोग होंगे। लेकिन मैं बता आपने देता हूँ उस बंदे उनके का, लायर का रुकिए रुकिए जी, रुकिए, मैं भी बोले ना, मुझे बोलने दिए, तो रिकॉर्ड जाता है। मैं बता दूं, ये बंदा गौरव वर्मा होगा, पैंथर ग्रुप से होगा, ठीक है। इनके लॉयर का नाम मनोज मिश्रा, इलाहाबाद के रहने वाले हैं ये, और इनके खाली गौरव के वकील नहीं है, बहुत ढेर सारे लोगों के वकील हैं, और ये मेन जो PIL डाली गई है ना, उनमें ये लीड कर रहे हैं। और अब एक चीज और बता दें, रिकॉर्ड डाल दीजिएगा आप, क्योंकि ये सारे लोगों की पूरी तरीके से देखा जाए तो शुरू से अब तक इसी से इनकम हो रही है। तो किसी को एंटीसेप्टी दिलाने के लिए, किसी को बेल दिलाने के लिए ये नितिन जायसवाल के भी लॉयर रहे हैं, या आशीष सिंह के भी लॉयर रहे हैं, और ये रेकमेंड किए गए होंगे। गौरव ने डायरेक्ट जाकर उनको ऑफर ना किया होगा, अप्रोच ना किया होगा, गौरव ने को रेकमेंड किया गया होगा कि आप इस वकील से मिल लीजिए, ये आपका काम करा देंगे, आपको जेल नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है। अभी जो आपने बोला ना कि क्यों आपके लॉयर ने क्यों नहीं किया, या क्यों, रीजन बिहाइंड उसके यही है, छोटे एसोसिएट जो किसी लॉयर को पैसा दे रहे हैं, वो बड़े किसी लीडर के जरिए रिकमेंडेड हैं। कि जैसे होता है ना कि जब प्लॉट बेचना होता था तो लोग नेटवर्किंग प्लान चलाते थे कि इनको भी जोड़ लो, उनको भी जोड़ लो। तो आज की तारीख में कई वकीलों के चैम्बर से ये प्लान चल रहा है कि देखो, और लोगों को लेकर आओ तो तुम्हारी फीस हम कम कर देंगे, और लोगों को लेकर आओ तुम्हारा ये हो जाएगा, सब प्लान चल रहा है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को मेरा मैसेज यही है कि उम्मीद ऐसे लॉयरों के साथ छोड़ दें। ये लोग, जितना बुरा होना था हो चुका है। और अब मैं खुद बोल रहा हूँ ना कि मैं एजेंसी से खुद बात करूंगा, मेरी रिकॉर्डिंग आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा कि ये खाली हिंदुस्तान का कोई भी एक बंदा, कोई भी एक वकील, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे सर्विलांस में ना हो, जिसको मैंने पूरी तरह से परखा ना हो, जिसकी एक्टिविटी मैंने देखी ना हो। हम चुपचाप ऐसे नहीं बैठे हुए, हम किसी डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं। हर एक व्यक्ति की कमजोरी, हर व्यक्ति की ताकत मैंने इकट्ठा कर रखी है अपने पास में, क्योंकि मुझे लड़ाई लड़नी है। इसीलिए ग्रुप पर नाम ले करके बोल रहा हूँ। मुझे अच्छे से मालूम है, हाँ इन्होंने काम करा के दिया है, लेकिन कैसे? पहले वही कि आपको दवा खिलाकर बीमार कर दिया, उसके बाद उस बीमारी से आपको बचा लिया। ये वही वाला हाल हुआ है। सिर्फ और सिर्फ